factors affect heat of reaction. फैक्टर्स अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीट के बेसिस पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे पहला हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोग का जो हीट होता है वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर सबसे पहला तो है। अब कैसे होगा तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड, और ये मैंने 27 डिग्री पे करा रखा है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर डेल्टा H हमारा क्या है -x किलो जूल है। अब यही रिएक्शन सेम H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस अगर मैंने 127 डिग्री पे इसको करा दिया, कितने पे करा दिया 127 डिग्री पे करा दिया, और यहाँ मैंने H2O लिक्विड ही बनाया नहीं था सपोज यार वो, चलो तुमको थोड़ा डाउट है तो मैं इसको 90 डिग्री पे करा लेता हूँ। 90 पे ध्यान दीजिएगा, 90 पे हम करा रहे हैं। अब डेल्टा H हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा डेल्टा H -y किलो हो जाएगा। देखो चेंज हो गया, समझ रहा हूं। तो टेम्परेचर चेंज करने पे हमारा एंथैल्पी जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा हम अगला कंडीशन बात करेंगे प्रेशर एंड दम। अभी और भी बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी मैटर करता है। फिजिकल स्टेट है ना, जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर मैं बना रहा हूं H2O लिक्विड, और अगर डेल्टा H हमारा -x किलो या -x है, ठीक है, और अगर इसी को मैंने इस तरह से करा दिया हाफ O2 गैस, मैंने H2O गैस बना दिया, समझ रहा है, लिक्विड से मैंने गैस बना दिया, तब जो हमारा डेल्टा H x डबल डैश किलो जूल हो जाएगा, समझ रहा, चेंज हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, समझ रहा। वो x डैश था तो x डबल डैश हो जाएगा, ऐसा कुछ दिस बिकम x डबल डैश किलो जूल, ऐसा कुछ, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा था, यहां में लिक्विड था और यहां हमने क्या बना दिया गैस, वैल्यू हमारी चेंज हो गई। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, और भी है जैसे और भी है कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप ले लीजिए कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2, आप CO2 गैस बना लीजिए। अगर यहां डेल्टा H हमारा होगा -y डैश किलो जूल, यहां लिख देता हूं मैं नीचे। अगर डेल्टा H हमारा होगा -1 डैश किलो जूल, समझ रहा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो डायमंड में अगर आप इसी तरह से आप पढ़े होंगे कि कार्बन के अलावा इलेक्ट्रॉन डायमंड होता है, तो अगर आप डायमंड को जला लेते हैं O2 गैस है और CO2 गैस बना लेते हैं, देखिए दोनों सेम है, रिएक्शन सेम है, दोनों जगह कार्बन, लेकिन दो अलग अलग आइसोटोप्स है, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, डिवाइड डबल डैश हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है एलोट्रोपिक फॉर्म। बट हम लोग को जो पढ़ना है हीट का, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम लोग को जो हीट का मेजरमेंट पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से फैक्टर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और भी होते हैं ना, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है मेजरमेंट, तो हम लोग को पढ़ना है प्रेशर और वॉल्यूम के सिचुएशन। हम लोग को जो हीट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है, बहुत सारे फैक्टर है, टेम्परेचर है, फिजिकल स्टेट, एलोट्रोपिक फॉर्म, लेकिन हम लोग को दो कंडीशन में पढ़ना है। पहला कांस्टेंट
प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पहले कर देते हैं तब फिर कांस्टेंट प्रेशर पे जाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पहले पढ़ा देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद प्रेशर पढ़ाएंगे लाइन से। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम फर्स्ट लॉ को लगाओगे तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा क्यू होगा, क्यू भी मैं कह रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज क्यूबी, वो होता है बेसिकली डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, दैट इज डेल्टा यू, और डेल्टा यू इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहला तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग इसी में दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, मैंने बता दिया कैसे कैसे मैंने लाया है, तो ध्यान रखना है आपको ना। दूसरा देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को, आप कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है, मैंने अभी बताया। टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो कुछ और आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो कुछ और आएगा, आपका फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो कुछ और होगा। तो इसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन हम लोग को दो कंडीशन हम लोग इसको स्टडी करना होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, समझ रहे हैं, अगर कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान नहीं दे देना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो हम लोग का हीट होता है, हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी, क्यूपी वो हम लोग का होता है डेल्टा एच, इसको हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं। डेल्टा एच आप लोग जानते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, तो क्यूपी को हम डेल्टा एच आर भी कर सकते हैं, आर में लगा दे रहा हूं रिएक्शन की, ठीक है। तो हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट को मेजर करेंगे तो डेल्टा एच आएगा, कांस्टेंट हीट पे मेजर करेंगे तो डेल्टा यू आएगा। अगर आप टेम्परेचर वगैरह चेंज करेंगे तो हीट की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। आगे हम लोगों को पढ़ना है, और बहुत आराम से पढ़ना ताकि किसी तरह से किसी बच्चे को दिक्कत न हो, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लॉ के पास चलते हैं। तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे तो इसको क्यूपी कहेंगे, और आइसोबारिक में इसको क्यूपी कहेंगे, और वर्क बराबर हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एनआरटी। मैं बता चुका हूं केमिकल रिएक्शन के लिए, याद कीजिएगा। तो डेल्टा यू को तो डेल्टा यू ही आप छोड़ दीजिए, एक्चुअली माइनर डेल्टा एनआरटी होता है, याद करिए। मैंने बताया था आपको वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस माइनर डेल्टा एनआरटी, आइसोबारिक में निकाल रहा हूं। तो डेल्टा एच अभी बता चुका हूं कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू इज नथिंग बट डेल्टा एच, और बराबर डेल्टा एनआरटी माइनस में, तो इधर आएगा तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एच बराबर होगा क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। अब समझना है कि डेल्टा एन क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डेल्टा एन हमारा क्या होता है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मैं बता चुका हूं। मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो कैसे आया है मैंने आपको बता दिया, हम लोग के डेरिवेशन से मतलब नहीं है,
हम लोग ये रिलेशनशिप जो है वो हम लोग को पता होना चाहिए कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या होता है, क्योंकि दो ही कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं इसको। ठीक है ना बच्चा? तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चंस में मैं यहां ले रहा हूं क्वेश्चन। राइट relationship between heat at constant pressure and heat at constant volume if following reaction taking ध्यान दीजिएगा, एक फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग एट टी के लिए। तो हम लोगों को रिलेशनशिप लिखना है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग एट टी केल्विन। अगर ये सब रिएक्शन जो है वो टी केल्विन पे हो रहा है, ठीक है ना बच्चा? चलो लिखते हैं, तो अलग ही लिख देता हूं इसको, हो सकता है आपको ना दी। टेकिंग एट टी केल्विन, ठीक है। पहला रिएक्शन में लिखा हूं PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, पहला। दूसरा में लिख रहा हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2NH3 गैस। देन मैं तीसरा लिख रहा हूं H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड। और आखिरी में लिख रहा हूं फोर्थ H2 गैस प्लस Cl2 गैस बराबर 2HCl गैस। इन सब में आपको डेल्टा H और डेल्टा यू में रिलेशनशिप लिखना है, डेल्टा H और डेल्टा यू में रिलेशनशिप लिखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करते हैं, आसान आसान सवाल है ना, तो यही सब लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूबी, वो क्या होता है बेसिकली, डेल्टा एच। और जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है क्यूबी, वो बेसिकली क्या होता है, डेल्टा यू। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में या तो डेल्टा इन जगह इस तरह से वर्ड यूज करेगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप घबराएंगे नहीं, इसी हिसाब से आप करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। आपको रिलेशनशिप तो पता ही है, मैं बता चुका हूं। तो इसी को अगर हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, डेल्टा एन हमारा मोल है, बताओ प्रोडक्ट में कितना मोल है, बताओ तुम। डेल्टा ना प्रोडक्ट में कितना मोल है 2, और यहाँ कैट में कितना मोल है, देखो एक ही अकेले है ये 1, आ गया नहीं आ गया। तो फाइनल हमारा क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट, किसी के लिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ये सब को मिटा देता हूँ, समझ गए। तो ये फाइनल हमारा क्या आया है यहाँ पे, डेल्टा एच बराबर पहले वाले के लिए डेल्टा यू प्लस आर। अब बताओ कौन बड़ा होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कई बार कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। क्या क्लियरली है, डेल्टा यू में आप कुछ जोड़ रहे हैं तब ना डेल्टा एच के बराबर होगा, इसमें आप कुछ जोड़ रहे हो तब इसके बराबर होगा, यानी क्लियरली यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होगा, दिख भी रहा। तो अगर प्रोडक्ट का मोल ज्यादा होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगा। तो एग्जाम में या तो ऐसे पूछता है या तो ऐसे पूछता है, जो भी पूछेगा बता दें, ठीक है। तो पहला मैं मिटा दे रहा हूँ, पहला मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन। तो यहां भी हमें क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस प्रोडक्ट में कितना मोल है 2, रिएक्टेंट में कितना मोल है 4 आरटी। ये हो जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस 2 आरटी। होगा नहीं होगा यार? अब यहां बताओ कौन बड़ा है, देखो डेल्टा यू में कुछ घटा रहे हो तो क्लियरली यहाँ डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे हम लोगों को करना होता है, ठीक है ना। तो आसान आसान सवाल आएंगे एग्जाम में, आप लोग कर लीजिएगा।
अगला हम लोग का ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये हम लोग का। तो अब हम लोग को देखना है यहाँ पे है कि जो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशनशिप लिखते हैं तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, बताओ इधर कितना मोल है। तुम सोच रहे होगे कि एक है तो यह एक मोल है, यहाँ जीरो है, जीरो मोल ऑफ गैस। ध्यान देना गैस का मोल लेते हैं, यहाँ गैस का जीरो मोल है, जीरो गैस है नहीं, लिक्विड ऐसे लिक्विड, हाँ तो जीरो माइनस इधर गैस है कि नहीं है, यहाँ एक मोल और यहाँ आधा मोल, तो 1.5 मोल हो गया। यहाँ भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डेल्टा E ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा H। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ये भी रिलेशनशिप है, ये भी रिलेशनशिप है। तो एग्जाम में देखिएगा क्या दिया हुआ, जैसा दिया है उस हिसाब से हम क्या करेंगे उसको। तो तीसरा भी मैं मिटा दे रहा हूँ, थर्ड वाला भी मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गड़बड़ नहीं करना, तो एकदम आराम से करना है, कहीं हटवाना है ही नहीं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है देखें आप लोग। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा एन बराबर देखिए तो 2 - 2 बराबर 0 है कि 0 नहीं है, देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 1 और 1 कितना है, 2। डेल्टा एन 0 है तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस 0 दैट इज ये दोनों बराबर, क्योंकि ये 0 हो गया। तो जब भी डेल्टा एन बराबर 0 रहेगा तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U। तो ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि डेल्टा एच डेल्टा U के बराबर कब होगा, तो जब भी क्या 0 हो जाएगा, मोल 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एच डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे सवाल थे जो हमने बेसिक अप्रोच पे किए हैं। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। हाँ, तो हमने बेसिक कुछ सवाल कर लिया। एक इसमें मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल भी करा दूं, एक न्यूमेरिकल भी हम लोग इस पे कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर द रिएक्शन PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस एट 400 केल्विन, डेल्टा U बराबर 20 किलो जूल, फाइंड डेल्टा H। देखो क्या निकालना है, एक रिएक्शन हमारा हो रहा है, PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बन रहा है, कितने पे है, 400 केल्विन पे है। डेल्टा U दिया हुआ है, डेल्टा H निकालना है। हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं इसका। सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। डेल्टा H हमें निकालना है, डेल्टा U कितना है, 20 है ना, 20। अब डेल्टा M निकालेगा, इधर कितना मोल है बच्चा, 2 मोल है, इधर कितना मोल है, 1 मोल है, तो 2 - 1 करोगे, R की वैल्यू क्या करोगे, 25/3 इंटू क्या, 400 करोगे। अब देखो जो गलती होगी, ये किलो जूल में है और तुम सोच रहे हो डायरेक्ट इसको हम कर लेते, यही गलती हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको कराया है बस। तो यहाँ ध्यान देना, किलो जूल में है तो इधर 1000 से क्या करोगे, इधर डिवाइड भी करोगे ताकि ये किलो जूल में आ जाए। अब 2 0 से 2 0 तुम घटाओ, तो बड़ा आसान हो जाएगा डेल्टा H बराबर 20 प्लस 100 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लगभग में 23.3 आएगा, लगभग समझ गया नहीं, समझ गया ना। तो कुछ इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा, और आएगा तो इसी हिसाब से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है बच्चा, एकदम आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो हम लोगों को पढ़ना है आगे। हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, 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 क्योंकि बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, तो उसी हिसाब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है, इट इज हीट, हीट एक्सचेंज, मतलब जनरली रिलीज होता है बट फिर भी मैं रिलीज कहीं कहीं ये हीट एब्जॉर्ब होता है। इट इज हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड from its elements. When 1 mole of compound from मतलब बनता है ये from its elements अगर बनाएंगे, if all are in the standard state, then it is called as delta H naught F। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए डेल्टा H नॉट F इसी यही है, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बता देना 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm 1 मोलर, याद होगा आपको। स्टैंडर्ड स्टेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो भी हीट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H नॉट F। ठीक है, अब जैसे देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब यही है कि जब भी आप एक मोल को बनाइए, जैसे C सॉलिड ले लीजिए, O2 गैस ले लीजिए और आप CO2 गैस बना लीजिए, CO2 गैस। तो आपने कंपाउंड कितना मोल बनाया, 1 मोल बनाया कि नहीं बनाया, 1 मोल आपने कंपाउंड बनाया है 1 मोल। और किससे बनाया है, एलिमेंट से बनाया है आपने, एलिमेंट से बनाया, एलिमेंट ही तो है ये। तो यहाँ पे जो हीट होगा हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ जो हीट होगा वो डेल्टा H नॉट F CO2 होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड स्टेट की बात है तो मतलब टेम्परेचर वगैरह है तो, और अगर स्टैंडर्ड स्टेट है तो खाली होगा डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो हमेशा कितनी मोल को बनाना है हमको, 1 मोल को बनाना है। ठीक है, हमेशा 1 मोल को बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है, एलिमेंट से बनाना है। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं इसके लिख देता हूं, पहले मैं इसको मिटा डिफिनेशन को मिटा, डिफिनेशन को मिटा, फिर कुछ और एग्जाम्पल मैं घबराएंगे नहीं। मैं पहले कर रहा हूं, बहुत ही आसान है, हम लोग को बारी बारी से देखना। इसमें और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे हम ले लेते हैं C सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, क्या बन जाएगा CH3OH। ये क्या मोल बना, 1 मोल बना, और किससे बना, एलिमेंट है, सबके सब एलिमेंट है। तो यहाँ जो भी इंथैल्पी होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें इंथैल्पी को हम कर सकते हैं डेल्टा H नॉट F CH3 कर सकते, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस तरह से अगर आपसे कह रहा है कि डेल्टा H नॉट F, इसके लिए रिएक्शन लिखो, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखो जो बनाना है तुमको पहले उसको तो इधर लिखा, तुमको बनाना है क्या है, ग्लूकोज, इसको पर 1 मोल बनना चाहिए, ये सॉलिड होता है, क्या मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए, एलिमेंट से। तो एलिमेंट पकड़ पकड़ के लाओ यार, तो हम 6 क्या कहेंगे, कार्बन सॉलिड, 6 क्या कहेंगे, H2 गैस, 3 क्या कहेंगे, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपको किसी ने रिएक्शन लिखी है H2 गैस प्लस Cl2 गैस बराबर 2HCl गैस,
और बोलेगा क्या ये रिएक्शन ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस से 2HCl गैस बन रहा है, क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्या कहोगे? यस की नो? नो नो, क्योंकि यहाँ कै मोल बन रहा है? 2 मोल। अब तुमको क्या मोल बनाना है? एक, यहाँ 2 बन रहा है, इसको नहीं है, तो अगर इस 2 से आप यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ 1/2 होगा। अब ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ 1/2 करते हैं तब ये हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 1 मोल बनना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है जब भी हम 1 मोल को बनाते हैं और एलिमेंट से, ठीक है ना? तो ये हमारा होता है। अब हम लोग इसी में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप बात करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप बात करेंगे, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ यही हाल चाल में होता है। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में कितना हीट का चेंज होगा। रिएक्शन लिखा होगा, ध्यान देना, रिएक्शन वो हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, शुरू में रिएक्टेंट होता है और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल पे क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। समझ रहा है नहीं समझ रहा? ये छोटे मोटे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो एक सवाल आपको मैं इसी पे करा दे रहा हूँ, आप समझ कर होंगे, है ना? तो ऐसे ये होता है, एक छोटा सा सवाल मैं करा दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, फाइंड डेल्टा HR फॉर given reaction. Find delta HR for given reaction. इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को डेल्टा HR निकालना है, ठीक है ना? डेल्टा HR मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, देखना, CH4 गैस प्लस या 2CH4 गैस बराबर C2H6 gas and H2 ये मेरा रिएक्शन है और गिवन -300 किलो -200 किलो -270 इस तरह से ये सब दिया, ठीक है? चल, तो हम डेल्टा HR बराबर क्या करेंगे? अभी मैं बता चुका हूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा HF C2H6 प्लस डेल्टा HF H2। ये प्रोडक्ट का पार्ट हो गया, ये प्रोडक्ट वाले पार्ट हो गए, प्रोडक्ट वाले पार्ट हो गए, माइनस 2 डेल्टा CH4। ये रिएक्टेंट वाला पार्ट हो गया है, ये रिएक्टेंट का पार्ट हो गया है, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा H बराबर, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? ये -500 और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 540 मल्टीप्लाई कर लो, तो जो डेल्टा HR है वो कितना आएगा? प्लस 40 किलो, इस तरह से। तो सारे बच्चे समझ गए हों कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को करना होगा, ठीक है ना बच्चा? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो मैं आपको और एक चीज बता दूं कि जो डेल्टा H0F होता है, डेल्टा H0F फॉर एलिमेंट,
फॉर एलिमेंट वो जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच नॉट एफ फॉर एलिमेंट जीरो होता है। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को हम स्टैंडर्ड स्टेट में बना रहे हैं तो ऑलरेडी होता है नेचर में, आप वहां को पकड़ के लाइए, आपको बनाने में कोई भार नहीं पड़ता, कोई एनर्जी नहीं लगती। तो किसी भी एलिमेंट को बनाने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे कोई कहेगा डेल्टा एच नॉट एफ कार्बन का बताओ, सी सॉलिड का बताओ, तो सीधे सीधे क्या कहोगे? जीरो। या O2 गैस का बताओ तो सीधे सीधे क्या कहोगे? जीरो। कोई कहेगा Br2 लिक्विड को बताओ, Br2 तो ब्रोमीन तुमको पता है ना 25 डिग्री पे लिक्विड होता है, Br2 लिखना है, Br2 लिक्विड, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। कोई तुमसे बोल जाएगा Br2 गैस, Br2 गैस, अब ये जीरो की नहीं, नॉन जीरो। अब ये जीरो नहीं होगा, अब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट, ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। तो किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा एच नॉट एफ होता है वो जीरो, जैसे एग्जाम्पल मैंने ये सब करा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का क्या होता है? जीरो। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सवाल इस पे और ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे, है ना, हम लोग खत्म करेंगे। एक छोटा सवाल और करते हैं, आखिरी सवाल, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए, पर मैं लिख रहा हूं CH4 गैस प्लस 2O2 गैस बराबर CO2 गैस प्लस 2H2O, ठीक है, डेल्टा HR बराबर माइनस 600 किलो जूल, डेल्टा H CO2 माइनस 300 किलो जूल, और डेल्टा HF H2 माइनस 250 किलो जूल, 250 किलो जूल। फाइंड डेल्टा H नॉट F CH4 का आपको बताना, डेल्टा H नॉट F ये आपको बताना, दिस इज योर क्वेश्चन, समझ रहा है। तब आप किलो जूल पर मोल में कर लीजिए, इसको ज्यादा बेटर है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कितने के लिए डिफाइन करते हैं? 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसको पर मोल की जरूरत, पर मोल कीजिए, इधर पर मोल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमको ये रिएक्शन पता है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या कहेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ये है और ये है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस 300 प्लस 2 इंटू माइनस 250। अभी तक हमने किसका काम किया? हमने अभी तक प्रोडक्ट का काम किया, माइनस रिएक्टेंट में चल रहा है, माइनस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में पहले बता चुका हूं, दिस इज एलिमेंट, एलिमेंट, और एलिमेंट का हम वैल्यू क्या लेते हैं? जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो। इसका हमको पता नहीं है, तो हम यहां कर देंगे माइनस डेल्टा H नॉट F CH, नहीं करेगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? माइनस 600 बराबर माइनस 800 माइनस डेल्टा H नॉट F CH4। तो निकाल लो ना, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा H नॉट F CH4 कितना आ जाएगा? माइनस 200 किलो जूल पर मोल। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो मैं थोड़ा डाटा जो है वो सिंपल लेके करा रहा हूँ, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वहां डाटा क्या रहेगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो हम लोगों ने मिला जुला के खत्म कर लिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों का हो गया है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो जिस तरह से फॉर्मेशन में हम एक मोल को बनाते हैं, अब यहाँ हम एक मोल को जलाएंगे, तो हम लोग का होता क्या है? इट इज हीट
released when 1 mole is completely burned in air। जब एक मोल को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, 1 मोल। तो कोई भी 1 मोल को आप ले लीजिए, जैसे आप CH4 ले लीजिए, CH4 गैस ले लीजिए, इसका जला दीजिए एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा CO2 गैस प्लस 2H2O। मतलब यार सबके सब स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो यहाँ पे डेल्टा H0 इसको हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में CH4 जल रहा है, हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा H0 कंबसन, इसका CH4। हीट को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H0 कंबसन CH4। इस रिएक्शन में 1 मोल CH4 क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो कभी भी 1 मोल को अगर हम जलाएंगे तो जो भी हीट रिलीज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबसन। एंथैल्पी ऑफ कंबसन, तो आप लोग समझ गए होंगे एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होता है, ठीक है ना। अब एक छोटा सवाल हम लोग इस पे भी आपको करा देते हैं, है ना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। छोटा सवाल मैं आपको इस पे भी करा दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ कंबसन पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन इज -400 kJ per mole for C2H4 gas, C2H4 gas, find delta H0 and H2 liquid if delta H0 F हम लोग को डेल्टा H0 F और एंथैल्पी ऑफ कंबसन हमने किसका दे रखा है, हमने किसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन दे रखा है, हमने एंथैल्पी ऑफ कंबसन दे रखा है C2H4। हम ये जानना चाह रहे हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि क्या आपको केमिकल रिएक्शन पता है क्या। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन पता नहीं है, बट घबराने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है केमिकल रिएक्शन तब भी सवाल हम अप्रोच कर सकते हैं। हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन निकलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन हमारा यहाँ क्या लिखाएगा, कंबसन है ना, कंबसन में भी बताया हम कि 1 मोल को हम लोग जलाते हैं। तो हम पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, C2H4 गैस प्लस 2O2 गैस, इससे हम बनाएंगे 2CO2 गैस प्लस 2H2O, ठीक है। और ये यहाँ पे गलत मैंने कर दिया, 3 हो गया, बैलेंस कर दो, ये 3 हो गया। यही जो रिएक्शन है ये क्या आपका है, कंबसन है। यही कंबसन रिएक्शन है, इसका C2H4। क्योंकि बताया किसी भी चीज को जलाते हैं तो 1 मोल ऑफ O2 में रिएक्शन करा, तो 1 मोल का O2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब हमारा यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबसन का, एंथैल्पी ऑफ कंबसन C2H4 का वो दिया हुआ कितना है जरा मुझे बताइए। तो -400 दिया हुआ है। और ये होगा क्या, एंथैल्पी ऑफ कंबसन है इस रिएक्शन में, जब मैं बता चुका हूँ कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, ये कंबसन रिएक्शन है तो हमेशा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि हमारा हो क्या जाएगा, -400 बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ इसका, तो मैं लिख दे रहा हूं प्लस 2 इंटू डेल्टा H2 ये भी 2
माइनस जीरो, ये जीरो किसके लिए? एलिमेंट के लिए जीरो होता है, मैं बता चुका हूं। तो ये चीज है, तो -400 बराबर, चलो इसको लो, वैल्यू लो इसको उधर से, तो -600 आ जाएगा। ये हमको पता करना है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो यहां से निकाल सकता है, ये -100 आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा H0 H2O जो आ जाएगा यहां से, वो आ जाएगा -150 किलो जूल। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसी हिसाब से उसको हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। समझ गए ना सारे बच्चे? तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब मैं आपको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने 2 पढ़ लिया, अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग के लिए पढ़ना है। तो यहां हम लोग को ध्यान रखना है, ये हमारा क्या होता है? इट इज हीट रिलीज्ड when one equivalent of AC completely neutralized by one equivalent of base, यहाँ पे वो मोल नहीं यूज करते, ध्यान देना, वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज करते हैं। ऑफ बेस मोल नहीं यूज करते, इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। एसिड बेस का कंप्लीट रिएक्शन करा दो, जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और हम लोग याद रखना है इस चीज को, for a strong acid and a strong base reaction delta HN बराबर -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये डेल्टा HN है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। This is enthalpy of neutralization. ये हम लोग का enthalpy of neutralization. This is enthalpy of neutralization. तो ये हम लोग को याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डेल्टा HN होता है, कितना होता है? -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होता है, पर इक्विवेलेंट याद रखना है। और फॉर वीक एसिड और बेस लेसर हीट देन 57.3 किलो जूल रिलीज्ड। तो ध्यान, अगर तुम वीक एसिड या बेस ले लोगे तो लेसर हीट, मतलब जैसे यहाँ डेल्टा HN -57.7 है, तो अगर वीक एसिड या वीक बेस लोगे तो तुम्हारा यहाँ का डेल्टा HN जो है लेस हो जाएगा, मतलब -50 किलो जूल हो जाएगा पर इक्विवेलेंट। या क्या हो जाएगा? -45 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। कुछ भी इस तरह की वैल्यू मिलेगी, लेकिन किससे कम मिलेगी? 57 से कम मिलेगी। तो हम लोग को ध्यान रखना है, वीक के लिए 57.3 से कम होता है और स्ट्रॉन्ग के लिए फिक्स होता है, इतना ही होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना हम लोग, क्योंकि इस पे सवाल आता है, पर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सवाल हमसे बनेगा
नहीं तो हम लोग एक दो सवाल इस पे कर लेते हैं। हम एक दो सवाल इस पे कर लेते हैं, आसान सवाल करेंगे। तो मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं, फाइंड डेल्टा HN of following reaction। फाइंड डेल्टा HN for following reaction। पहला HCl 2 मोल प्लस NaOH 2 मोल। 2-3 सवाल ही कराऊंगा। दूसरा HCl 200 ml 1 मोलर प्लस NaOH 100 ml 2 मोलर। तीसरा H2SO4 100 ml 1 मोलर KOH 200 ml 1 मोलर। इस तरह से मैंने दिया है, समझ रहा। एक आखिरी में ले लेता हूं, H2SO4 1 KOH 1। तो ये है, ये 4 जगह मैं आपको निकालने के लिए कह रहा हूं। इन चारों जगह पे आपको निकालना है। तो अभी मैं आपको बताया हूं कि जो ये सबके सब आपको ध्यान रखना है, ये सबके सब कैसे एसिड है, चारों के चारों कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस भी हमारे कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ चारों क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। क्या हमें तो बारी बारी से करना है। मैं बता चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो जो डेल्टा HN होता है वो कितना होता है, -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। मतलब अगर एक इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 57.3। अगर एक इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, -57.3। तो यहाँ मोल दिया है, पहले मोल से आप क्या निकालिए, इक्विवेलेंट निकालिए। तो पहले इक्विवेलेंट निकालना शुरू करते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा बताइए। आप जानते हैं मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल इंटू 1 वैलेंस फैक्टर 1 होगा। एक ही H प्लस है, यहाँ 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। एक ही OH है तो यहाँ वैलेंस फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो डेल्टा HN हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एक के लिए कितना है 57 और यहाँ है कितना 2 है, तो क्या हो जाएगा हो गया। समझ गए नहीं समझ, एक के लिए था तो 2 के लिए हमें निकाल लेना, बन गया पूरा। ठीक है, चलिए बिठा देता हूं, पहला मैं बिठा देता हूं। ठीक है, तो अब दूसरा के लिए भी हम लोग देखिए पहले हम मोल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल हमारा क्या आएगा, आप जानते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल हो जाएगा 1 इंटू 2000 और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग भी देना पड़ेगा तो 2 आएगा। यहाँ भी अगर हम मोल निकालेंगे तो मोल हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 1000 और बटे 1000। लेकिन काम मोल से नहीं होगा, इक्विवेलेंट से होगा। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा अल्टीमेटली इधर 2 इंटू 1, इधर भी 2 इंटू इक्विवेलेंट ध्यान दीजिए कितना आएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो इक्विवेलेंट यहाँ भी 2 हो गया। तो डेल्टा HN कितना होगा, सारे बच्चे समझ रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 57.3 किलो। और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे। इसी तरह का छोटा मोटा सवाल हमारा आता है और इसी हिसाब से हम लोग उसको अप्रोच करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहां देखते हैं, वी हैव H2SO4, ये कितना है 100 ml 1 मोलर, 100 ml 1 मोलर। तो यहां भी पहले मोल निकाल लेते हैं हम लोग। तो मोल हो जाएगा 0.1 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा यहाँ 0.2 नहीं, यहाँ डायरेक्ट इक्विवेलेंट, यहाँ मोल आएगा। फिर पहले यहाँ इक्विवेलेंट निकालना, अब मोल के बाद इक्विवेलेंट 0.1 इंटू 1 इंटू 2। देखो यहाँ वैलेंस फैक्टर 2 होगा क्योंकि 2 H प्लस है, ये मोल है, दिस इज वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर है क्या। ठीक है, अब यहाँ मोल निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हमारा अगर नॉर्मेलिटी दिया है तो डायरेक्ट सीधे हम यहाँ इक्विवेलेंट निकालेंगे। डायरेक्ट मोलारिटी दिया तब ना बोल निकालेंगे, नॉर्मेलिटी दिया तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालेंगे। और कितना आ जाएगा 0.2 into दैट इज 0.2। ये भी 0.2 और ये भी अल्टीमेटली कितना हो गया 0.2। तो डेल्टा एच एन कितना हो जाएगा बताइए सारे बच्चे। 0.2 माइनस में लिख देता हूँ 57.3 तो क्या एक पे 57 निकलता तो जितना आएगा उतना निकाल रहे, खत्म हो गया। ठीक है बच्चा, आखिरी में तुम लोगों को बता देता हूँ, इसी आखिरी में बता देता हूँ लास्ट। तो देखो यहाँ इक्विवेलेंट निकालो जल्दी से पहले तो तुम लोग इक्विवेलेंट कितना आएगा बता सकता है क्या? ये आएगा 1 into 2 और यहाँ इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 into 1। तो हमेशा मान लीजिए दो इक्विवेलेंट है, एक जगह 1 इक्विवेलेंट है तो रिएक्शन किसका एला हो गया ना, लिमिटिंग रिएजेंट। मैं बता चुका हूं मूल में, आप लोग जानते भी होंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम है हमेशा उसी का रिएक्शन होता है, जो कम है हमेशा उसी का रिएक्शन होता है। तो इसी का रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच एन कितना आ जाएगा -57.3 into। समझ गए नहीं समझ गए आप लोग? तो ध्यान चलिए। तो आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा एच। डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट ए का मतलब हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और ये नहीं लगाएंगे तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये हमारा होता है इट इज हीट रिक्वायर्ड to change. It is heat required to change 1 mole a reactant into gaseous atom. Gaseous atom. 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को हम सीधे सीधे किसमें चेंज करना होता है हम लोगों को गैसियस एटम। और हीट रिक्वायर्ड मतलब कैसा प्रोसेस, एंडोथर्मिक। जैसे आप CH4 गैस ले लो यार और इसको किसमें चेंज कर दो C गैस 4H गैस। तो ध्यान देना है हम यहाँ गैसियस एटम में चेंज करेंगे, एटम सीधे एटम बनाएंगे और हमारा रिएक्टेंट कितना रहेगा 1। यहाँ जो एंथैल्पी होगा उसको मैं बोलेंगे डेल्टा एच नॉट ए CH4। ठीक है ना, कोई भी चीज है उसको गैसियस एटम। उसी तरह मान लो कार्बन सॉलिड है, क्या बना दोगे कार्बन गैस, इसको भी क्या बोलोगे यार एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसका कार्बन का कहोगे। उसी तरह NaCl है यार, NaCl सॉलिड ले लो बच्चा, NaCl सॉलिड ले लो यार, इसको चेंज कर दो यार तो इसमें ये हो जाएगा सोडियम गैस प्लस Cl गैस हो जाएगा। सोडियम गैस प्लस Cl गैस हमने बना दिया यार। यहाँ पे भी जो है उसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा एच NaCl। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, कोई भी एक मोल को लीजिए और सीधे आप क्या बना दीजिए गैसियस एटम बना दीजिए। जितने हीट की जरूरत होती है इसी को हम एंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं एटोमाइजेशन बोलते हैं। ये तो डिफिनेशन आएगा एग्जाम में तो हम लोग करेंगे, यूज बाद में सब। ठीक है ना, फिर अगला हम लोगों का नेक्स्ट एनसीईआरटी में जितने दिए उन सबको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, उन सबको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। यहाँ हम लोग कुछ नहीं है, यहाँ 1 मोल चेंजेज फेज, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट changes phase, changes phase, फेज कहो चाहे स्टेट को। फेज का मतलब क्या होता है बेसिकली स्टेट,
स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अपना फेज कहो चाहे इसी को क्या कहो स्टेट। जैसे इसमें 3 हमारे होते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां आपका लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है? गैस में। लिक्विड चेंजेस टू गैस। तुम्हारा माना तुम कुछ भी लगा लो, मैं यहाँ H2O लगा दे रहा हूँ, तुम भी यहाँ तुम H2O की जगह कुछ और भी लगा सकते हो, मैंने लिक्विड से गैस। अब इसी को हम लोग यहाँ बोलेंगे डेल्टा H वेपराइजेशन H2O। ठीक है, ये 1 मोल होना चाहिए, 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला हमारा होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहां भी मैं एग्जांपल बस केवल लिख दे रहा हूं H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, डेल्टा H0 फ्यूजन, डेल्टा H0 फ्यूजन। ठीक है, तीसरा हमारा इसी में होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां डायरेक्टली गैस में हम लोग जाते हैं सॉलिड से, H2O सॉलिड से डायरेक्टली H2O गैस, H2O सॉलिड से डायरेक्टली H2O गैस, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का होता है एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, है ना। ये सब सिंपल हम लोग का डिफिनेशन है जो हम लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस तरह का छोटा डिफिनेशन है जो हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे और इस तरह से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया तो हम लोग उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, तो हमको ध्यान रखना जरूरी है ये सब। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सबको इतना क्यों ज्यादा पढ़ाया जा रहा है इन सब को, तो एक्चुअली इन सब का हमें अभी जरूरत पड़ेगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, है ना। तो हम लोग आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हेस लॉ। हेस लॉ, उसी से पहले ये सब हम लोग को डिफिनेशन पढ़ना था, हेस लॉ। अब हेस लॉ हम लोग का कहता है ना, एंथैल्पी of reaction does not depends on intermediate steps of enthalpy of reaction does not depend upon इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई ए से बी डायरेक्टली चला जाए और यहाँ पे अगर हमारा डेल्टा H है, कोई ए से बी जा रहा है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा डेल्टा H है एंथैल्पी, और कोई इसी को ऐसे जा रहा है ए से सी, सी से डी और फिर डी से बी, तो एक स्टेप पे ये घूम के इंटरमीडिएट, पहले ए से सी, फिर सी से डी और फिर डी से बी, और यहाँ अगर हमारा डेल्टा H1 और ये हमारा डेल्टा H2, ये हमारा डेल्टा H3, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कांस्टेंट समेशन भी बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कांस्टेंट समेशन भी बोला जाता है। तो हेस लॉ के हिसाब से आपका जो डेल्टा H हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H प्लस डेल्टा H3। ये हेस लॉ का स्टेटमेंट है, वहीं से इस तरह से होगा, चाहे एक स्टेप में करो चाहे 3-4 स्टेप में करो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप समझ गए होंगे हेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं ना, वो हम लोग देखेंगे ना। क्या स्टेटमेंट है, पहले आपको मैं एक बेसिक समझा दूं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे, एक आध क्वेश्चन इस पे करेंगे। मैं बार कह रहा हूं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सवाल मैं आपको बता रहा हूं, सी सॉलिड, मान लीजिए ऐसे कोई दे रहा है सी है
और उससे आप बना रहे हैं C+O2 से आप बना रहे हैं CO, और यहाँ पे जो डेल्टा H है दैट इज -100 किलो जूल। ठीक है, C+O2 से आप इसी को कोई C+O2 से पहले CO बना रहा है। CO जानते हैं ना आप लोग, CO गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और फिर CO+O2 से दोबारा रिएक्शन करा के CO2 बना रहा है। यानी एक बार डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं सीधे, तो इसी को हम घूम के बना रहे हैं। पहले C+O2 से CO बना, फिर CO से CO2 बना। और अगर यहाँ पे हमारा डेल्टा H1 -60 किलो जूल है, डेल्टा H1 इसको मिलेगा, तो डेल्टा H2 कोई बता सकता है क्या कितना होगा? डेल्टा H2 कितना होगा कोई बता सकता है क्या? आप डायरेक्टली कह देंगे कि डेल्टा H2 जो हमारा हो जाएगा दैट इज -40, क्योंकि आप कहेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बराबर डेल्टा H। तो अगर ये वाला -60, ये वाला -100, तो इसका क्लियरली मतलब दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा H2 क्या होगा -40। डायरेक्टली आप बता देंगे। बट दिक्कत है कि हेस लॉ में ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आता, ऐसे आएगा ही नहीं ना कि एकदम इस तरह से बना के दिया हुआ है तो तुरंत आ जाएगा। एग्जाम में इसी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या होता है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सेम क्वेश्चन इन एग्जाम कैसे पूछेगा, वो कहेगा C सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस डेल्टा H -100। ठीक, फिर कहेगा C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO गैस डेल्टा H -60 जो दिए थे। फाइंड डेल्टा H फॉर, फाइंड डेल्टा H फॉर CO गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO2 गैस। इसको मैं H1 और H2 कर देता हूँ, मत कर सकते हैं, बट H1 H2 मैंने कर दिया, कंफ्यूजन ना है ना। इसके लिए आपको बताना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो हेस लॉ का एग्जाम में सवाल है उसी फॉर्म रहता है। ये गिवन रिएक्शन रहेगा, गिवन रिएक्शन, एंड ये रिक्वायर्ड रिएक्शन। आपको गिवन रिएक्शन से रिक्वायर्ड रिएक्शन को लाना होता है, गिवन रिएक्शन से रिक्वायर्ड रिएक्शन को लाना होता है। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको हम काम क्या मान लेते हैं सेकंड। और अब हम सोचते हैं कि आखिर इन दोनों से ये वाला कैसे आएगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में थोड़ा हम सोचते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी से, कांस्टेंट क्वांटिटी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी करके इस रिएक्शन को लाना होता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन है क्या कह लेके, तो C है, CO2 है, कार्बन कहीं दिख रहा है नहीं है ना, इसका कार्बन कैंसिल होगा। तो ऐसा करते हैं, हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस। तो हम करते क्या है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करके देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, देखिए कोई तरीका नहीं, आपको कॉमन सेंस से ही वहां करना होगा, सोच के क्या लाना है, कैसे लाना है। तो हम लोग पहला में से दूसरा घटाएंगे, और घटाएंगे कि दोनों साइड में कार्बन है नहीं, तो हमने माइनस किया तो ये कट जाएगा। ये माइनस है तो इधर आएगा तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यार माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर ये है यार। और अगर एक O2 में से आधा O2 घटेगा तो आधा O2 भी आ जाएगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है पहला माइनस दूसरा बराबर रिक्वायर्ड रिएक्शन, रिक्वायर्ड रिएक्शन, क्या आपको दिख गया है, रिक्वायर्ड रिएक्शन होगा। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा H, अगर इस रिएक्शन का हमसे पूछा था डेल्टा H ना, जो डेल्टा H हमारा होगा दैट इज डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H। देखो पहले वाले का और ये दूसरे वाले का रिएक्शन को घटाओगे तो डेल्टा H भी घट जाएगा,
ये हो जाएगा -100 माइनस माइनस प्लस 60 बराबर -40 किलो जूल। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसी तरह के छोटे मोटे सवाल जो है हम लोगों के वो हेस लॉ पे आते हैं। तो मैं सोच रहा हूं एक और सवाल आपको मैं करा देता हूं हेस लॉ पे। एक और सवाल हम लोग हेस लॉ पे छोटा सा कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग का एक और कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इसी टाइप का आता है। तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हुए बात करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? इट इज एनर्जी required, it is energy required to break a bond from gaseous molecule। तो ध्यान देना है, it is energy required to break a bond, एक बॉन्ड को तोड़ने में कहां से? गैसियस मॉलिक्यूल से। और हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज define measured in किलोजूल पर। इसको हम किलोजूल, एक मोल बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है उस हिसाब से इसको हम मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास Cl2 गैस है और इससे हम लोग तोड़ के बना दे रहे हैं 2Cl गैस। हम लोग तोड़ के क्या बना दे रहे हैं? 2Cl गैस। अब यहाँ पे जो एनर्जी, अब देखो यहाँ Cl के बीच में जो था, यहाँ हो क्या रहा है? बेसिकली Cl के बीच का बॉन्ड ही तो टूट रहा है, तो ये बन रहा है। तो यहाँ जो भी एनर्जी होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। उसी तरह किसी ने N2 गैस से तोड़ के बना दिया 2N गैस, 2N। यहां हमने किसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया? नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तो हमारा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह यहां देखिए CH4 गैस से हम तोड़ के बना रहे हैं C गैस प्लस 4H गैस, हम ये बना रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी CH बोल रहे हैं, सही है क्या? ये गलत है। आप यहां देखिए CH4 में कितने बॉन्ड ले रहा हूं मुझे बताइए। CH4 में बॉन्ड कितने ले रहा हूं बताइए? 4 बॉन्ड है ना। और अगर आप ये बना रहे हैं 4 हाइड्रोजन बना रहे हैं तो आपको 4 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना। जब 4 CH बॉन्ड आप तोड़ेंगे तब आपका 4 हाइड्रोजन बनेगा। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है कि बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और हमेशा किससे तोड़ते हैं? गैसियस स्पीशीज से तोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, गैसियस स्पीशीज से तोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप गैसियस स्पीशीज की जगह कहीं और से आप तोड़ देंगे तो उसको बॉन्ड एनर्जी नहीं कहा जाएगा। जैसे किसी ने ले लिया Br2 लिक्विड और तोड़ के बना दिया 2Br लिक्विड। अब इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे क्या? नहीं, बॉन्ड एनर्जी नहीं कहेंगे क्योंकि ये गैसियस के लिए डिफाइन होता है। इसके लिए डिफाइन होता है, गैसियस के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी आप समझ गए होंगे क्या हमारा होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, जो हम लोग का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो हम लोग को बॉन्ड एनर्जी के टर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो हम लोग का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो हम लोग का होता है बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस
बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है वो यहाँ पे होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जनरली हम लोग हर बार क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट यहाँ पे होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में से हम लोग प्रोडक्ट को घटाएंगे, ठीक है ना। तो और फिर जब भी कोई सवाल को हमको अप्रोच करना हो तो अच्छे से स्ट्रक्चर बना के तब हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 गैस इज 200 किलो जूल पर मोल, Cl2 गैस इज 400 किलो जूल पर मोल, and HCl gas is 500 kilojoule per mole। तो क्या H2 का 200 किलो जूल दिए हैं, Cl2 का 400 किलो जूल दिए हैं और HCl का 500 किलो जूल पर मोल दिए हैं। फाइन डेल्टा H0F HCl। हम लोग को बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी गलती होगी वो रिएक्शन लिखने में होगी। जैसे हम इसका सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग को रिएक्शन ही नहीं दिया, हमको तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास रिएक्शन है ही नहीं। हमारे पास रिएक्शन है क्या? आपके पास रिएक्टेंट कौन है बताइए, आपका प्रोडक्ट कौन है बताइए, आपके पास तो रिएक्शन ही नहीं है। बट ये फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन। हमें फॉर्मेशन रिएक्शन में बताया कि जब भी फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हमेशा कै मोल को बनाइए, 1 मोल। तो आप यहाँ पहले HCl बना देंगे और फिर आप इधर क्या लिखेंगे, H2 गैस, इधर Cl2 गैस, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें H2 Cl2 से? नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं बार बार कहूँ हमेशा कै मोल को बनाते हैं, किसी चीज रॉन्ग, तो यहाँ 1 ही रहेगा, बल्कि इधर क्या हो जाएगा, हाफ। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब जो हम लोग का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl का आएगा इस रिएक्शन के लिए, वो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बॉन्ड एनर्जी किसका हम लेंगे, H2 बटे 2, क्यों? क्योंकि आधा H2 है, प्लस बॉन्ड एनर्जी Cl2 बटे 2, देखो रिएक्टेंट पहले ले रहे हैं, पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमने ले लिया, हम प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, हर बार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो वैल्यू हमारे पास है ही, तो मैं इसी को ऊपर ले जाकर लिख दे रहा हूँ वैल्यू के साथ, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। इसी को मैं ऊपर ले जाकर सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो डेल्टा HFHCl आएगा वो कितना आएगा बताइए। H2 का है कितना, जरा देख लिया जाए, क्या कहाँ है H2, 200 बटे 2, प्लस Cl2 का कितना है 400 बटे 2, माइनस HCl एक ही है 500। सोल्व कर लेंगे आप लोग, सोल्व कर लेंगे ना, ये माइनस 200 आ जाएगा, 200 किलो जूल पर। समझ गए कि नहीं समझ? तो इसी तरह का छोटा मोटा सवाल जो आता है वो हम लोग का क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी पे आता है। इसी तरह का छोटा मोटा सवाल हम लोग का बॉन्ड एनर्जी पे आता है। और इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में क्या करना है, अप्रोच भी करना है, कहीं गलती हम लोगों को नहीं करना। इसी तरह का सवाल वहां आएगा और इसी तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री में जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट थे, मेन कॉन्सेप्ट थे, वो सब मैंने क्या किया है, कवर कर दिया है। सब पे एक एक दो सवाल भी करा दिया है, ताकि इतना करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको दिक्कत